आज के मुख्य समाचार। बरेली पंचायत के विभाजन का ग्रामीणों ने किया कड़ा विरोध। भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। मां चिंतपूर्णी धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। खनन माफिया को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप। नारेबाजी पर सीएम का पलटवार। राज्यपाल के अभिभाषण और वीटीओ मुद्दों पर डिप्टी सीएम का पलटवार। अनुपूरक बजट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला। ऊना जिला में भारी स्कूल बैग पर सख्ती। अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत के साथ ही हिमाचल प्रदेश स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 19 मार्च 2026 को नवरात्रि के पहले दिन तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे, जिससे पूरे क्षेत्र में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन सुबह होते ही मंदिर के प्रमुख द्वारों पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशों से पहुंचे भक्तों ने भी मां के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस बार पहले ही दिन श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षा से अधिक रही, जिसे देखते हुए व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया। नवरात्रों के शुभ अवसर पर माता चिंतपूर्णी मंदिर को देशी विदेशी फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को एक दिव्य और अलौकिक वातावरण का अनुभव हो रहा है। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 सहित लिफ्ट वाली साइड पर विशेष सजावट की गई है। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता मंदिर परिसर रात के समय और भी अधिक आकर्षक और मनमोहक दिखाई दे रहा है। सजावट के लिए विशेष रूप से बाहर से फूल मंगवाए गए हैं, जो मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार की आकर्षक धार्मिक मूर्तियां भी स्थापित की जा रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह सजावट न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रबल कर रही है, बल्कि आने वाले भक्तों के लिए भी एक यादगार अनुभव भी बना रही है। मंदिर के पुजारी अमन कालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मंदिर की भव्य सजावट दिल्ली के श्रद्धालु प्रवीण ने की है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा श्रद्धा भाव से मां के दरबार को सजाने का बीड़ा उठाया गया है, जिसे बेहद सुंदर और आकर्षण तरीके से पूरा किया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 27 मार्च तक विशेष प्रबंध लागू किए गए हैं। इसके तहत धारा 163 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत मंदिर परिसर में हथियार, लाउड स्पीकर और अन्य संभावित जोखिम वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष बैरिकेडिंग की गई है। मेडिकल सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर ने कई अहम कदम उठाए हैं। दर्शन के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई है। पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और विश्राम स्थलों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। लिफ्ट सुविधा को भी सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, ताकि बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर जहां एक और धार्मिक गतिविधियां तेज हुई है, वहीं स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी यह बेहद लाभदायक साबित हो रहा है। फूल, प्रसाद, धार्मिक सामग्री और खाने पीने की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। कई भक्तों ने बताया कि वे हर साल नवरात्रों में यहाँ आकर माता के दर्शन करते हैं। इस बार की सजावट और व्यवस्था पहले से अधिक भव्य और व्यवस्थित दिखाई दे रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां चिंतपूर्णी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मां के प्रति लोगों की आस्था अटूट है। भव्य सजावट, कड़े सुरक्षा इंतजाम और सुचारू व्यवस्थाओं के बीच यह धार्मिक उत्सव पूरे जोश और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पूरी तरह सतर्क और तैयार नजर आ रहा है। जय माता दी की गूंजते जयकारों के साथ पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मंगलवार रात से शुरू हुआ बारिश और बर्फबारी का दौर बुधवार को भी जारी रहा, जिससे पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। साथ ही कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो गया है और प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े हैं। प्रदेश के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों जैसे अटल टनल, रोहतांग दर्रा, धुंधी, लाहौल, किन्नौर के ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके अलावा बारालाचा, शंकुला और कुंजन दर्रे में भी रुक रुक कर हिमपात जारी है। दोपहर बाद अटल टनल के आसपास कोकसर, बड़ा और छोटा शेखरी ग्लेशियर तथा चंद्रा घाटी में बर्फबारी तेज हो गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है और ठंड में बढ़ चुकी है। भारी हिमपात के चलते प्रशासन ने सावधानी के तौर पर कई महत्वपूर्ण सड़कों पर आवाजाही रोक दी। अटल टनल की ओर से जाने वाले वाहनों को पूरी तरह रोक दिया गया। पुलिस ने सुबह से ही नेहरू कुंड में बैरिकेडिंग कर सभी वाहनों को रोक दिया ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। 3 दिन पहले बहाल किया गया जलोड़ी दर्रा मार्ग भी शाम होते होते बर्फबारी के कारण फिर से बंद करना पड़ा। हालांकि मनाली से केलांग के बीच छोटे वाहनों के लिए यातायात आंशिक रूप से बहाल किया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी जोखिमपूर्ण बनी हुई है। कुल्लू जिले में 11 सड़कें बंद हो गई है और 11 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिससे कई क्षेत्रों में अंधेरा छा गया है। वहीं लाहौल और स्पीति के हालात और भी गंभीर है, जहां 134 सड़कों पर यातायात बाधित है और 15 ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए हालात और भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए लोगों को चेतावनी जारी कर दी है। वीरवार और शुक्रवार को प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं किन्नौर को छोड़कर अन्य 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी और हालात और भी कठिन हो सकते हैं। ऊपरी शिमला, किन्नौर और कुल्लू के आउटर सिराज क्षेत्र में दिन भर बादल छाए रहे और शाम होते होते मौसम और बिगड़ गया। निचले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई। ऊना जिले में बुधवार सुबह से ही बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रही। दोपहर के समय कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे मौसम और भी ठंडा हो गया। लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की स्थिति को देखते हुए घर से निकलने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से पर्यटकों को चेतावनी दी गई है कि वे ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर जाने से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मार्च के महीने में जहां आमतौर पर पर्यटन गतिविधियां बढ़ती है, वहीं इस अचानक बदलते मौसम ने पर्यटन कारोबार को भी प्रभावित किया है। हालांकि बर्फबारी देखने के लिए कुछ पर्यटक अभी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से कई स्थानों पर उन्हें रोका जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों को भी स्थिति का असर झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज जहां एक और प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन को भी प्रभावित कर रहा है। बर्फबारी और बारिश के इस दौर के चलते आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में वीरवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब विधानसभा परिसर में विपक्ष ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने खनन माफिया के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखे आरोप लगाए और नारेबाजी करते हुए परिसर में विरोध जताया। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक परिसर में एकत्रित हो गए। हाथों पे कटआउट और बैनर लेकर भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खनन माफिया बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान खनन माफिया हाय हाय और सरकार जवाब दो जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार खुद खनन माफिया को बढ़ावा दे रही है। उनका कहना था कि अवैध खनन गतिविधियां खुलेआम चल रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार इस पर आंखें मूंदे हुए है। विधायकों ने यह भी दावा किया कि कई स्थानों पर स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे माफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया पूरी तरह
तरह सक्रिय है और सरकार इसे नियंत्रित करने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया खुलेआम काम कर रहा है। सरकार की नाक के नीचे यह सब हो रहा है, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा। इससे साफ है कि सरकार कहीं न कहीं माफिया को संरक्षण दे रही है। विधानसभा परिसर में हुए इस विरोध प्रदर्शन का असर बजट सत्र की कार्यवाही पर भी देखने को मिला। सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया, जिससे यह संकेत मिल गए कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हो सकती है। खनन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खनन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खनन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन 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 माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हैं जो माफिया होने के साथ सरकार के बीच में सरकार के काम को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति के कारण जो है हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि एक कोने से दूसरे कोने तक, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, और अब तो माफिया की श्रेणियां अलग अलग हो गई है। चाहे वो कबाड़ माफिया है और चाहे वो शराब माफिया है, और वन माफिया का उदाहरण तो अभी आपके सामने ताजा देखने को मिला है। आपने देखा कि सिरमौर जिले के अंतर्गत शिलाई विधानसभा क्षेत्र में एक जगह सैकड़ों पेड़ काट करके जमीन दोष कर दी गए हैं, जमीन पर फेंके पड़े हैं, और परमिशन मात्र जो जानकारी हमको मिली शायद 25 पेड़ की परमिशन दी गई थी। और मैं तो इस बात को लिए भी प्रश्न खड़ा करता हूं कि 25 पेड़ काटने की भी परमिशन किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि निजी भूमि से अगर पेड़ काटने की परमिशन दी जा सकती है डीएफओ के माध्यम से, वो मात्र 3 दी जा सकती है, सिर्फ 3 दी जा सकती है। लेकिन 25 पेड़ काटने की परमिशन दी गई। थोड़ी देर के लिए मान लिया 25 पेड़ काटने की परमिशन दी गई, लेकिन पेड़ों की संख्या 300 से ज्यादा वहां पर गिनी गई। 300 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए, बिना परमिशन के काट दिए गए। और अब तो यहां तक है कि जिस आदमी ने वो पेड़ काटे उसने खुलेआम पत्रकार के साथ, मीडिया के साथ जो है बात करते हुए बात कही कि हाँ मैंने काटे। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है? वो जिला परिषद का, शायद में जिला का जो है वो कांग्रेस पार्टी का पूर्व का पदाधिकारी है और बड़े नेताओं के करीब रहने वाला आदमी है, अंग संग रहने वाला आदमी है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर के पूछा गया कि बस तो वहां जाने का तो रास्ता भी नहीं है, लेकिन पेड़ वहां पर सैकड़ों काट दिए गए। और इससे पहले एक विधानसभा के अंदर एक और मामला भी उठा था और विधानसभा के बाहर भी उठा था। मंडी जिला के अंतर्गत धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने वहां लकड़ी के डिपो के लिए अप्लाई किया था, शायद अपनी पत्नी के नाम से किया था। अभी प्रोसेस चला हुआ था, अभी उसका डिपो स्वीकृत नहीं हुआ था, लेकिन उनको लगा कि जब तक के लिए परमिशन मिलती है डिपो की, उससे पहले मैं इंतजाम कर लूं। उन्होंने जंगल काटने शुरू कर दिए। हजारों ट्रक जो है वो लकड़ी के वहां काट करके एक जगह रख दिए गए। और एक जगह रखने के बाद और उसके बाद वहां पर उन सारी चीजों को लेकर के जब लोगों को मालूम पड़ा कि ये लकड़ी किसकी है, किसने काटी है और क्यों काटी है, कैसे काटी है, तो शोर पड़ा। और शोर पड़ने के बाद आप इस बात को जानते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें हमारे सतपाल सत्ती जी, बलबीर वर्मा जी, सुखराम चौधरी जी वहाँ पर गए थे और उन्होंने मौके पर वो रिपोर्ट देखी है। ये वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के जो है वो आधार पर आप अंदाज़ा लगाए कि कितना वॉल्यूम लकड़ियों का है।
सारा अवैध तरीके से काटा, कोई परमिशन नहीं। क्योंकि एक बड़े नेता को लग रहा था कि परमिशन हमको इसका डिपो मिलने वाला है और डिपो मिलने के बाद हम इन लकड़ियों को फिर बेचेंगे। ये देखिए, नहीं ये दिख रहा सारा। हाँ, ये सर ये कमेटी 15 दिन बाद गई और ये कमेटी 15 दिन के बाद गई। तब और जब उसके बाद जब उनको मालूम पड़ा कमेटी आ गई, और उसके बाद क्या कर दिया उनने कि वो लकड़ियों को दबाना शुरू कर दिया। जेसीबी लगा करके कुछ लकड़ियों को जमीन के नीचे दबा दिया, कुछ लकड़ियों को वहां से ट्रैक्टर ट्रॉले में उठा करके ढांक से फेंक दिया गया ब्यास नदी में। और ब्यास नदी में वो फेंके गए जो लॉग्स जो हैं वो वहाँ पर पाए गए, वो देखे गए वहाँ पर जंगल के नीचे फेंके हुए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा, ये है वो फेंके हुए, ये देखिए ये जो पेड़ फेंके हुए, ये सड़क ऊपर है और नीचे ये फेंके हुए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये स्थिति है। ये दो घटनाएं नहीं हैं इस प्रकार की, हिमाचल प्रदेश में दर्जनों घटनाएं अभी तक हो गई हैं। जंगल काटे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में वीरवार को हुए विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया। विपक्ष द्वारा खनन माफिया को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए सीएम ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कोई बात साबित नहीं होती है, इसके लिए ठोस तथ्य और प्रमाण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि विपक्ष के पास खनन माफिया से जुड़े कोई ठोस सबूत है तो वह सामने लाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होगा, तथ्य और प्रमाण लाए जाए। सरकार उन पर कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम सुक्खू ने विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि कुछ समय के लिए कमी महसूस की गई है। उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी और जल्द समाधान निकाला जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 70% से अधिक परियोजनाओं पर धन खर्च किया गया है, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने पूर्व के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले केवल शिलान्यास किए गए लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया और वास्तविक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। आरडीजी समाप्त होने के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि सरकार इस कमी की भरपाई के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आरोप लगाने से महज कोई बात साबित नहीं हो जाती, उनको तथ्य लाने चाहिए और तथ्य के अनुसार विधानसभा के पटल पर उठाने चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी विधानसभा में जयराम ठाकुर जी जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है गुटों में बटी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आरोप लगाकर हमेशा कोई ना कोई बात को साबित करना चाहते हैं। कोई कागज लाए, कोई फैक्ट्स लाए और उसके आधार पर सरकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। कमर्शियल एलपीजी का काफ़ी संकट है। हाँ, अब कमर्शियल एलपीजी का जो कमर्शियल एलपीजी की बात है उसमें थोड़ी कमी महसूस की गई है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में अभी थोड़ी कमी कमर्शियल एलपीजी के मामले में मुझे ध्यान में लाई गई है और मैं इस चीज़ पर अभी नज़र लगाए हुए हूँ कि कैसे इस प्रकार की स्थिति से निपटा जाए, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है भारत सरकार की है। मैं उनसे बातचीत करूंगा, अपने सेक्रेटरी को बोलूँगा और इस दृष्टिकोण से हिमाचल में किसी प्रकार की गैस की किल्लत ना हो, उससे कैसे निपटा जाए इस पर भी विचार किया जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट से है उसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑनगोइंग प्रोजेक्टों पर पैसा लगता रहता है, तो निश्चित रूप से जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, रिफॉर्म्स के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं उसमें पैसा दिया जा रहा है
और हमने ये रखा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं 70% से ऊपर, 80% से ऊपर, उनको पूर्ण करने की दिशा में हमने स्पीड अप काम किया है। पूरे सिस्टम को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से स्ट्रीमलाइनिंग किया जा रहा है। नए कार्य तभी शुरू किए जा रहे हैं जब उसमें हम 30% पैसा डाल रहे हैं। पहले क्या होता था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिलान्यास कर दिए, बजट रखा नहीं, और शिलान्यास के बाद फिर उन्होंने एक स्टोरी बनाई, 2 स्टोरी बना दी, उस आधार पर उसमें नुकसान हुआ। हमने कहा कि सबसे पहले जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हॉस्पिटल्स में होगा, एजुकेशंस में होगा, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमने ये रखा है। और निश्चित रूप से हमने जिस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से नियमों में परिवर्तन किया है, कानून बदले हैं, उसका फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को भी होना शुरू हो चुका है और प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर ब्रेक लगी कि आरडीजी के कारण 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो 2026-27 से लेकर 2031 तक हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो कटा है, उसका थोड़ा बहुत नुकसान हमें ज़रूर होगा। लेकिन मैं अभी भी बजट की मीटिंग में जा रहा हूँ। हमने कैसे भरपाई करनी है और कैसे प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार आने वाले बजट में आपको कुछ झलकियाँ देखने को मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अनिल डडवाल जी के साथ जो भी बात हुई वो गलत है, और जो एंटी टैक्स की बात है वो एंटी टैक्स तो पीछे 40 साल से लगता आ रहा था, लेकिन पंजाब के जो एडजॉइनिंग क्षेत्र हैं वहाँ हमारी सरकार विचार कर सकती है कि किस प्रकार से इतना ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। देखिए, ये सब अभी पॉलिसी डिसीजन है, कुछ चीज़ें अभी बताई नहीं जाती हैं, चर्चा में होती है। और किस तरह हमारा दायित्व ये बनता है, किसी भी सरकार का दायित्व ये होना चाहिए कि वो प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए। कई फैसले लिए जाएंगे, मैंने आपको कहा है, ये अभी शुरुआत है, आगे आने वाले समय में आप और फैसलों को भी देखेंगे। धन्यवाद। चंबा जिले की ब्रेही पंचायत के प्रस्तावित विभाजन को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पंचायत के विभाजन के विरोध में गांव-गांव के लोग एकजुट होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के विभाजन का निर्णय बिना उनकी सहमति के लिया जा रहा है, जो कि स्थानीय लोगों की भावनाओं के खिलाफ है। इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपायुक्त से मिलने पहुंचे और अपनी आपत्ति जताई। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि ब्रेही पंचायत के विभाजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में असंतोष है और गांव-गांव के लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायत के विभाजन से विकास कार्य और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ सकता है। इस पर उपायुक्त ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस विषय पर ग्राम सभा बुलाई जाएगी और पंचायत के लोगों की राय भी ली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा में जो भी निर्णय ग्रामीणों द्वारा लिया जाएगा, उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन ग्रामीणों की भावनाओं और उनके सुझावों का पूरा सम्मान करेगा। उन्होंने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और ग्राम सभा में अपनी बात रखने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी राय नहीं ली जाती, तब तक पंचायत के विभाजन को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में जल्द ग्राम सभा आयोजित की जाए ताकि लोगों की राय के आधार पर उचित निर्णय लिया जा सके। जो नई पंचायत बनी है गदियाड़ा पंचायत, उसके बारे में हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए और हमारे पंचायत के जो लोग हैं उनका उजरा एतराज़ था। ये जो गदियाड़ा पंचायत बनी है उसकी जनसंख्या जो है वो 400 और 450 के करीब है, और जो एक ब्रेही पंचायत है उसकी जनसंख्या जो है 1500 से ऊपर है, 3000 से ऊपर है। और हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि ब्रेही गांव जो है खड वार और खड पार 2 स्थान है, और हम चाहते हैं कि जो खड के पार है वो जो है गदियाड़ा पंचायत में शामिल हो और उसकी जनसंख्या जो हो जाएगी 1500 करीब, और जो ब्रेही पंचायत पहले से ऑलरेडी है उसकी भी जनसंख्या 1500 के करीब हो जाएगी। तो दोनों पंचायतों की जो है जनसंख्या जो है 1500 व्यक्तियों की हो जाएगी। और पंचायत में जो है दोबारा रेजोल्यूशन पास होगा। माननीय उपायुक्त महोदय जी ने आज जो हम डेपुटेशन मिले हैं, माननीय उपायुक्त महोदय जी ने स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ग्राम सभा के किए हैं और हमें पूरा आश्वासन दिया है कि दोबारा जो है ग्राम सभा होगी ग्राम पंचायत ब्रेही में,
वहाँ पर जो है पिछला जो कोरम पूरा नहीं हुआ था, वहाँ जो है धांधलीबाजी हुई थी, उस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए माननीय उपायुक्त महोदय जी ने डायरेक्शन दी है कि दोबारा ग्राम सभा की जो है बैठक बुलाई जाए और लोगों के जो है मत का वहाँ पर जो है निर्णय लिया जाए। जो बहुमत में लोग बताएंगे उसी तरह जो है ग्राम सभा अपना प्रस्ताव पास करके जो है सरकार को भेजेगी। और मैं माननीय उपायुक्त महोदय जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो मांग थी, हमारे गरीब गुरब लोग जो हैं, हमारे किसान लोग जो हैं, मजदूर लोग जो हैं, वो अपना टाइम तोड़ के जो है चंबा आए हुए थे और माननीय उपायुक्त महोदय जी ने तुरंत जो है उस पर एक्शन लिया और जो पंचायत गदियाड़ बनाई थी उस पर जो है पूरी तरह स्टे लगा दिया है और हमारे ऑब्जेक्शन जो है जो हमने फाइल किए थे उपायुक्त महोदय के पास के, वो ऑब्जेक्शन जो है दोबारा ग्राम सभा में भेज दिए। मैं जितने भी हमारे बरई पंचायत के लोग सुन रहे हैं उनसे मैं सबसे निवेदन करूंगा कि दोबारा ग्राम सभा होगी और सारे जो है बरई पंचायत के जितने भी लोग हैं हमारे, वो पंचायत में जाएं, ग्राम सभा में जाएं और अपने लिखित ऑब्जेक्शन जो है वहां पर फाइल करें। ऊना जिले में एक बार फिर स्कूलों की मनमानी सवालों के घेरे में है। नन्हे मुन्नों बच्चों की पीठ पर लदे भारी भरकम स्कूल बैग को लेकर अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि स्कूल केवल आवश्यकता अनुसार और निर्धारित पाठ्यक्रम की किताबें ही मंगवाए। अनावश्यक गाइड, वर्कबुक और अतिरिक्त प्रकाशनों की सूची थोपने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। पिछले कुछ महीनों से अभिभावक शिकायत कर रहे थे कि कई निजी शिक्षण संस्थान निर्धारित पाठ्यक्रम से अतिरिक्त किताबें, प्रैक्टिस बुक, एक्टिविटी बुक, महंगे प्रकाशकों की सहायक सामग्री सूची में जोड़ रहे हैं। इससे दोहरी समस्या पैदा हो रही है। एक और बच्चों के बैग का वजन असामान्य रूप से बढ़ रहा है, वहीं दूसरे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा है। कई अभिभावकों ने बताया कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को भी 6 से 8 किताबें रोजाना ले जानी पड़ती है। कुछ मामलों में बैग का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक पाया गया, जो बच्चों की आयु और शारीरिक क्षमता के लिहाज से अतिरिक्त है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र में अत्यधिक वजन उठाने से बच्चों की पेट दर्द, कंधों का झुकना, गर्दन में अकड़न, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दीर्घकालिक समस्याएं विकसित हो रही है। चिकित्सकीय मानकों के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल बैग का वजन उनके कुल शरीर वजन के 10% से अधिक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे का वजन 20 किलो है तो उसके बैग का वजन 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। कई स्कूलों में यह सीमा पार भी की जा चुकी है, जिससे बच्चों के शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ रही है। इस पूरे मामले पर जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उप निदेशक सोमनाथ धीमाल ने स्पष्ट किया कि विभाग किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को पत्राचार के माध्यम से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा। प्रत्येक स्कूल से कक्षावार पुस्तक सूची मंगवाई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित या स्वीकृत पुस्तकें ही शामिल हो। यदि कोई स्कूल नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो इसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने खास तौर पर निजी शिक्षण संस्थानों को चेताया है कि वे अभिभावकों पर अतिरिक्त किताबें और सहायक सामग्री खरीदने का दबाव न डालें। विभाग का कहना है कि कई मामलों में स्कूल विशेष प्रकाशकों से साठ काट कर किताबों की लंबी सूची जारी कर देते हैं, जिससे अभिभावकों को तय दुकानों से भी महंगी किताबें खरीदनी पड़ती है। विभाग ने साफ किया है कि यह प्रवृत्ति शिक्षा के उद्देश्य के विपरीत है और इसे रोका जाएगा। विभाग ने अभिभावकों से भी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। यदि किसी स्कूल द्वारा अनावश्यक किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है या सूची में गैर आवश्यक सामग्री शामिल की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी जाएगी। शिकायत मिलने पर तत्काल जांच की कार्यवाही भी होगी। सूत्रों के अनुसार विभाग की टीमें जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी कर रही है। स्कूलों में जाकर बैग का औसत वजन, टाइम टेबल और पुस्तक सूची की जांच भी की जा रही है। साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी यह
सलाह दी जा रही है कि विषयवार दिन निर्धारित कर किताबों की संख्या सीमित रखें, डिजिटल सामग्री और साझा पुस्तक व्यवस्था को बढ़ावा दे, होमवर्क का बोझ कम करे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस सख्ती से बच्चों के बैग का बोझ कम होगा और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्रारंभिक कक्षाओं में भी बच्चों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव डाला जाएगा तो इसका असर उसके समग्र विकास पर पड़ेगा। इसीलिए पाठ्यक्रम के अनुरूप सीमित और संतुलित अध्ययन सामग्री ही प्राप्त है। उन्नत जिले में शुरू की गई यह पहल अन्य जिलों के लिए भी उदाहरण बन सकती है यदि विभाग अपने जांच अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करता है और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण, केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता, आरडीजी, जीएसटी और विकास परियोजनाओं को लेकर विपक्ष के रुख पर कई सवाल खड़े किए। डिप्टी सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए विवाद को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अभिभाषण 2 मिनट पढ़ा या पूरा पढ़ा, यह मुद्दा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल जो भी पढ़ते हैं वह सरकार की ओर से तैयार किया जाता है और उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भाजपा सरकार के समय में भी ऐसे मौके आए जब राज्यपाल बिना पूरा भाषण पढ़े चले गए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उस समय कांग्रेस के खिलाफ कार्यवाही की गई थी और यहाँ तक देशद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन्होंने विपक्ष को अपने पुराने कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि आज वे उसी मुद्दे पर राजनीति कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा में किसी सदस्य को बाहर निकालना पूरी तरह से स्पीकर का अधिकार है और इस पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी रहती है। आरडीजी को लेकर उन्होंने कहा कि इसे बंद करने से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने जयराम ठाकुर से सवाल किया कि इस मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है और वे इस संबंध में अकेले क्यों गए थे। क्या उन्होंने कोई पत्र दिया था, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने बताया कि जल शक्ति मिशन के तहत मिलने वाली करीब 1200 करोड़ रुपए भी राज्य को प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे कई परियोजनाएं प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मंडी में प्रस्तावित हवाई अड्डा जो भाजपा सरकार के समय घोषित किया गया था, आज तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इसके लिए बजट का प्रावधान किया है। बिलासपुर से लेह तक प्रस्तावित रेलवे लाइन को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिमाचल को हवाई अड्डों और रेलवे परियोजनाओं के लिए पर्याप्त मदद नहीं दे रही है और कई मामलों में फंड रोकने का भी काम किया जा रहा है। राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है। राज्यपाल महोदय अब हिमाचल से जा चुके हैं और तेलंगाना स्टेट के गवर्नर हो गए हैं और कल जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने एड्रेस पढ़ा नहीं और 2 मिनट में वो वापस चले गए और क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ पैरे ऐसे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उन्होंने गवर्नर साहब का रेफरेंस दिया। तो जब गवर्नर आ गए विधानसभा के अंदर और उन्होंने एड्रेस चाहे 2 मिनट किया, चाहे वो उन्होंने पूरा पढ़ा, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वो विधानसभा के टेबल पे ले हो गया सारा। इसका मतलब कि जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब सही है और गवर्नर वैसे भी कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे एक्ट करते हैं। तो जो भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा है तो उस पर कोई विवाद नहीं है। और लेकिन सवाल ये है कि जब वो कहते हैं कि 2 मिनट में गवर्नर चले गए, तो उनके टाइम में भी गवर्नर 2 मिनट में चले गए थे और बिना पढ़े चले गए थे। तो हमने उनको कहा कि जब वो गए थे गवर्नर, तो हमने गवर्नर साहब से उसमें जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप जो है पूरा पढ़ के जाइए और गवर्नर एड्रेस ये एक गरिमा का विषय है। लेकिन वहाँ पे हमारे खिलाफ एक्शन किया गया और उसको वहाँ पे FIR दर्ज की गई 6 MLAs के खिलाफ और जबकि और साथ में उनको हाउस से बाहर निकाला गया। तो जयराम जी कह रहे थे कि उन्हें भी बाहर निकाला गया था।
तो बाहर निकालना तो विशेषाधिकार है स्पीकर साहब का कि वो किस एमएलए को बाहर निकालते हैं, किस एमएलए को विधानसभा से ही बाहर निकालते हैं, वो उनके पास अधिकार है। लेकिन विधानसभा में एमएलएस के विशेष अधिकार हैं। एक तो अंदर जो कुछ भी बोला जाता है उस पे केस नहीं हो सकता, बाहर डेफेमेशन नहीं हो सकती है। अब इस कैंपस से बाहर नीचे निकल के कोई बात कही जाए तो उस पे तो डेफेमेशन हो जाएगी, लेकिन कैंपस के अंदर विधानसभा के परिसर में और विधानसभा के अंदर जो भी बोला जाएगा उसमें डेफेमेशन नहीं बनती है। और सेकेंडली किसी भी, चाहे लोकसभा ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, चाहे कोई असेंबली ले लो, किसी भी असेंबली में एमएलए के खिलाफ चाहे कोई भी एक्शन स्पीकर ले, लेकिन एफआईआर नहीं हो सकती। इन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर की थी तो हमने इनको याद दिलाना चाहा, जब आज ये बातें कर रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कर रही है, तो अपने समय में ये जब शासक थे तो ये क्या करते थे, इन्होंने एफआईआर की, देशद्रोह के मुकदमे चला दिए और ज़बरदस्ती डीएसपी से कह के जो है एफआईआर करवाई गई, विधानसभा ने भी नहीं की। तो इसलिए हमने ये बात उठाई कि विधानसभा का अपना प्रिविलेज है, प्रेरोगेटिव है, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि विधानसभा में कुछ बोला जाए, उस पर कोई डेफेमेशन हो, विधानसभा में एमएलए को जो है एफआईआर दर्ज की जाए। और इसलिए हम चाहते हैं स्पीकर जो है उस पर, वैसे तो इसमें कोई फैसले की बात नहीं है, ये तो तय है देश की असेंबलियों में और पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी हमने कहा कि स्पीकर यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर दे कि क्या क्या ऐसा किया जा सकता था कि नहीं। तो ये मसला हमने वहाँ पे उठाया है। बाकी तो जहाँ तक मसला है कि हिमाचल प्रदेश के आरडीजी को लेके, जो कि इस दस्तावेज का मुख्य बिंदु है, आरडीजी हमारी बंद की गई है। हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, जयराम जी से ये जानना चाहते हैं कि आरडीजी बंद हो गई, आपका स्टैंड क्या है। वो कह रहे थे कि मैं केंद्र में मिल के आया। हमने कहा केंद्र में अकेले क्यों मिले आप, हमें भी साथ ले जाते, और अगर गए थे तो कोई चिट्ठी दी होगी, कोई पत्री दी होगी, वो चिट्ठी हमें दे दो ताकि हमें पता लग जाए कि आपका स्टैंड क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड थी, कह रहे हैं कि जी 17 राज्यों को की बंद की गई है, तो उन राज्यों को जरूरत नहीं होगी बाकियों को। हिमाचल का तो जब गठन हुआ था, जब हिमाचल बनाया गया था, उसमें ये पता था कि हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति कभी भी सही नहीं होगी और इसको केंद्र के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और ये सिर्फ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए राज्य बनाया गया, और 90-10 का इसमें ग्रांट तय की गई कि 90% केंद्र देगा, 10% राज्य डालेगा, और भी दूसरी स्कीमों में भी हिमाचल प्रदेश को मदद करने की बात थी। तो इसलिए अब जो है आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हुआ है, हमने अंदर प्रस्ताव पारित किया, विशेष सेशन किया, उसमें बीजेपी ने जो है साथ नहीं दिया। और उसके बाद जब हमारा जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ, वो 2022 में हिमाचल का बंद हुआ, उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल को ही हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रोड्यूसिंग स्टेट है और जीएसटी का फ़ायदा उन राज्यों को होता है जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। हम चीज़ें बनाते हैं, जहाँ पे बिकती है उनको जीएसटी मिलता है। तो जीएसटी कंपनसेशन 2022 में बंद हुआ, उसका हिमाचल को नुकसान हो गया। आरडीजी बंद हुआ 2026 में, उसका नुकसान हमें हो गया, क्योंकि नंबर 1 पे नागालैंड है, नंबर 2 पे हिमाचल है, जिनको कि आरडीजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये राज्य बिना आरडीजी के नहीं चल सकते थे। फिर ये है प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपए अनाउंस कर गए धर्मशाला आके। ये पहला राज्य है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 1500 करोड़ देंगे, और वो पैसा भी नहीं हमारे पास आया। फिर हमारे कर्ज लेने की लिमिट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जो हमें फॉरेन फंडिंग होती है उसमें भी जो है कैप लगाई जाती है। और फिर हमारे को जो जल जीवन मिशन का पैसा मिलना है 1227 करोड़ रुपया, वो पैसा हमारा नहीं आया है। तो फाइनेंशियल इश्यूज जो स्टेट के हैं, हमारे पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हमें 5000 करोड़ रुपया मिलना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बावजूद हमें वो पैसा नहीं मिला है राज्यों से, उसमें भी केंद्र ने कोई दखल नहीं दिया है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं हमारे फाइनेंसेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये हमने उठाए हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह सरकार का कारनामा है जो अब पूरे प्रदेश के सामने आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुपूरक बजट को जोड़ने के बाद राज्य का कुल बजट करीब 98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है और इसकी पूरी जानकारी सदन के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखी गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि प्रिटेंड सप्लीमेंट बजट को सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि जब दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो विधायकों को पूरी जानकारी कैसे मिलेगी। यह प्रक्रिया पर सवाल खड़ा होता है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने गलत तरीके से बजट प्रस्तुत किया और बाद में जल्दबाजी में इसे पारित करा लिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि के बजट को बिना प्राप्त चर्चा और दस्तावेजों के पास करवाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार कुल बजट का 4% भी विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार की प्राथमिकताओं में विकास नहीं है और केवल आंकड़ों के जरिए भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट से जुड़े तथ्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ सामने नहीं रखा गया, जिससे संदेह की स्थिति बनी हुई है। सरकार का ये कारनामा पूरे प्रदेश के सामने है कि सत्य कभी बोलना नहीं और सत्य कभी जीवन का हिस्सा ही नहीं, चाहे वो विधानसभा है चाहे वो विधानसभा के बाहर है। आज जो सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और उस बजट में आप देख रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया। टोटल जो बजट जो प्रस्तुत किया हुआ था पिछली बार का जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए था वो 58,000 करोड़ था और उसके बाद अगर ये 40,000 करोड़ रुपए को मिला करके सप्लीमेंट्री बजट को मिला करके ये जा करके कहां पहुंचा, लगभग 1 लाख करोड़ के करीब पहुंचा, यानी कि 98,000 करोड़ के लगभग पहुंचा। आमतौर पर जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का नियम रहे हैं, जो परंपरा रही, जो कन्वेंशन रही हैं, जब भी सप्लीमेंट्री बजट सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता था उसकी 1 प्रति पहले ले की जाती थी, जो बिजनेस होता था उसके साथ लेती है। लेकिन अब की बार सरकार ने चालाकी ये की कि जो प्रिंटेड बजट होता है, सप्लीमेंट्री बजट होता है, वो सदन में उपलब्ध ही नहीं कराया। और दूसरी बात, जब नेवा में बात कह रहे हैं कि ये उसमें डाला गया था, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारे सामने होता है, लैपटॉप होता है, उसमें तो तब होता है जब ले हो जाता है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट उसमें डाउनलोड होते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ सकते हैं। उसमें होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। क्वेश्चन आंसर भी तब होते हैं जब क्वेश्चन आंसर वहां पर जो है वो 10 मिनट पहले जब वहां पर से शुरू होने वाला होता है प्रश्नकाल, उस वक्त जो है वो शुरू होता है। सदन के अंदर डॉक्यूमेंट को उपलब्ध नहीं कराना, ये अपनी नाकामयाबी, नालायकी को पर पर्दा डालने की सरकार की ओर से असफल प्रयत्न था। और ऊपर से विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भी जल्दबाजी में इसको पारित करने की दिशा में एक सांस में जो है वो अपनी बात कही और बहुत ज्यादा उसके सिवाय कुछ नहीं। हम उम्मीद कर रहे थे डॉक्यूमेंट, हम सोच रहे थे डॉक्यूमेंट यहां होगा वहां होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं मिला तब तक के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी है, उन्हें पास कर दिया। आगे क्यों नहीं करते अब आप अंदाजा लगाइए कि सप्लीमेंट्री बजट में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग जो सप्लीमेंट्री बजट जो है वो 69.1%
लगभग 70% के लगभग जो है वो सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया गया। स्वाभाविक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्होंने गलत तरीके से पैसा वेज एंड मीन्स के अंतर्गत जो है वो ट्रेजरी से लेते रहे, खर्चा चलाते रहे, और जब बजट को पारित करने की बात आई तो इसको जल्दबाजी में पारित करने की दिशा में कदम उठाया है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि इससे पहले के आज तक के जितने भी बजट जो है वो 2015-16 के बाद अगर मैं देखूं, 2015 के बाद जितने भी अनुपूरक बजट पेश किए गए उसमें टोटल मिलाकर के भी 69% नहीं बन पा रहा है, जबकि एक ही बजट में जो है वो 69% जो है वो अनुपूरक बजट यानी कि सप्लीमेंट्री बजट जो है इन्होंने प्रस्तुत किया और पास कर दिया। आप देखिए 24-25 में 29% 17 था, 23-24 में जो है इट वॉज 19.28%, और 22-23 में आप देखिए इसमें इट वॉज 25.5%, और उसके बाद 2021-22 में 4.33% था, 2020-21 में 18.75 था। तो इस मिलाकर के कुल मिलाकर के आज तक का 2015 के बाद जितने भी सप्लीमेंट्री बजट किए, जितना टोटल नहीं उनका बनता है उससे ज्यादा एक बजट ही सप्लीमेंट्री बजट जो है वो लगभग 70% के जो इंक्रीज के साथ जो इन्होंने जो पारित किया है। अब प्रश्न पैदा होता है कि बजट आपका 98,000 करोड़ से ऊपर हो गया। जो बजट पिछली बार जो पारित किया विधानसभा के अंदर इट वॉज 58,000 करोड़ रुपीज। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये पैसा जो बाकी पैसा जो है जिसको आप आज आपने बजट पारित करके सप्लीमेंट्री बजट पारित करके जो है रेगुलराइज किया, वो पैसा खर्च का हुआ। उसमें आप अंदाजा लगाइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप बताऊं कि भी बिल्कुल जो है वो 37% कम हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट बजट, यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि विकास के लिए पैसा समाप्त है। यानी कि कुल बजट का 3.98% जो है वो आपने जो है विकास पर खर्च किया है, 4% भी नहीं बना वो टोटल बजट का जो आपने जो है बजट विकास का। इसलिए हम जो बात कहते थे पूर्ण विराम, पूरा ताला लगा है हिमाचल प्रदेश के विकास पर, और वो यहां साबित होता है। 7%, 8%, 9%, 10% तक जो है वो हमेशा जो है डेवलपमेंट पर खर्च होता था हिमाचल प्रदेश के टोटल बजट का, और यहां पर कितना 3.9% खर्च हुआ, यानी कि 4% से भी नीचे चला गया। इससे क्या बात होती है? एक तो सीधी सी बात है कि जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं हिमाचल प्रदेश में कि हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं? आपका जो फिजिकल मैनेजमेंट टोटल कोलैप्स है, उसमें फिजिकल डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, फिजिकल डिसिप्लिन की अगर बात करें, वो पूर्ण रूप से कोलैप्स हुआ पड़ा है। फिजिकल प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हुआ पड़ा है।